इस स्पेशल क्लास में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलता है और ऐसी रिसर्च के साथ खुलता है कि आपको न्यूज का मास्टर बना देता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब से वीकेंड पर भी पाठशाला की क्लास लगेगी, तो सैटरडे हो या संडे आपको पाठशाला मिस नहीं करनी। सबसे पहले बता दूं कि आज कौन सी खबरों का अध्याय खुलने वाला है। कहीं तेल, कहीं सोना, कहीं खनिज मिल रहा। पीएम मोदी का मेगा प्लान, भारत के हाथ जैकपॉट लग गया है क्या? राहुल, केजरीवाल, ममता, सबके अरमान टूटेंगे। मोदी के लिए गजब खुशखबरी कौन सी आ गई, आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा राम मंदिर में चढ़ावा चोर पर एक्शन के बीच मंदिर में क्या क्या बदलेगा जो हर चोरी रोक देगा। राम मंदिर से लेकर नेहरू काल की मंदिर लूट तक सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ का अनसुना अध्याय भी आज खोलूंगा। मंदिर की संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण अब कभी नहीं हट पाएगा क्या होने वाला है। साथ ही शहबाज मुनीर फंसे रह गए ट्रंप ईरान के चक्कर में। पीओके में हो गई आज तक की सबसे बड़ी बगावत क्या? सड़क पर पब्लिक, महिलाएं आजादी मांग रही। पाकिस्तान के टुकड़े होना तय हो गया है क्या? और वो 65 हीरे जिन्हें मोदी ने दुनिया को दिखाया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कांग्रेस ने जिनको कभी नहीं पूछा, पीएम मोदी ने कैसे उनको पूजा। आज हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला अध्याय भी खुलेगा। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी ने हर सनातनी को गहरी चोट दी, लेकिन गुनहगारों पर एक्शन हो रहा है तो मंदिर के प्रबंधन में भी बहुत कुछ बदल चुका है। बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू हो चुका है। मंदिर का सिस्टम अब किसी एक का भरोसे नहीं, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने के आइडिया पर काम हो रहा है। राम मंदिर के लिए एक सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी बात हो रही है, जिसके तहत पूरा नया सिस्टम बनेगा जो पाई पाई का हिसाब रखेगा। राम मंदिर का सिस्टम तो ठीक हो रहा है, लेकिन आज आपको इतिहास के दूसरे मामलों के बारे में भी बताता हूं। राम मंदिर से लेकर नेहरू काल की मंदिर लूट तक सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ का अनसुना अध्याय भी आपको सुनाता हूं। यानी इस वक्त जांच में नया क्या हो रहा है से लेकर पहले क्या हो चुका है और क्या हो सकता है, सब पर यह रिपोर्ट देखिए। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। देश और दुनिया भर में फैले करोड़ों सनातनी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री राम के दरबार को लूटने वाले 8 रामद्रोहियों पर क्या एक्शन हो रहा है। इन 8 आरोपियों के घरों पर पड़ रहे छापों में क्या हासिल हो रहा है। मेरे देश के सनातनी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले राम विरोधियों को क्या आईना दिखा रहे हैं। मेरे देश के सनातनी ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान के ऐतिहासिक मंदिर नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में जो करोड़ों रुपए के गहने और जेवरात की चोरी 1957 में हुई थी, उसका हिसाब कौन देगा। यकीन मानिए, इन तस्वीरों में एक एक गुनाह और आरोपों का हिसाब होगा। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए। कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। 8 आरोपियों के घरों पर छापे, चढ़ावा चोरी पर एक्शन शुरू। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खेल। यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कल ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और आज अयोध्या जिले में सभी 8 आरोपी अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। जांच टीम इनके घरों से दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, नकदी, संपत्ति और हर तरह के सबूत जुटाने में लगी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
पुलिस ने पहले की कार्रवाई में लगभग 79,85,000 रुपए की बरामदगी की जानकारी दी और अब ये पता लगाया जा रहा है कि कथित तौर पर चढ़ावे का पैसा आखिर किन किन घरों में छिपाया गया या फिर खर्च किया गया। जिस तरह से 8 आरोपियों के घरों पर अलग अलग टीमों ने छापे मारे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि एक भी चढ़ावा चोर बच नहीं पाएगा। खबर तो ये भी आ रही है कि अयोध्या राम मंदिर गबन के आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई से रुपयों से भरे 2 बैग बरामद किए गए। अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भगवान के मंदिर का शिलान्यास हुआ तब तो आप उसका विरोध कर रहे थे, एक धर्म विशेष के लोगों के साथ बैठकर आप मातम मना रहे थे। आज सीजनल सनातनी बनने का ड्रामा कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। देखिए, अब ये मंदिर भी जा सकते हैं, जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, टीका भी लगाना शुरू कर सकते हैं। चुनाव आ रहा है ना, तो ये सीजनल सनातनी हैं, इनके चक्कर में न पड़ने वाली जनता उत्तर प्रदेश की नहीं है। हूटर और सायरन बजाता योगी सरकार का सरकारी अमला दिन भर अयोध्या की सड़कों और गलियों में दौड़ता रहा और छापेमारी करता रहा। चुन चुन कर 8 आरोपियों के कुकृत्यों की कुंडली खंगाली जा रही है। राम मंदिर चोरी मामले में 8 आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा इसी घर में किराए पर रहता था। न्यूज 18 इंडिया आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। कौशलपुरी इलाके में ही ये किराए का घर जो है वो करीबन 7-8 महीने से जो लवकुश मिश्रा है उसने लिया था। लवकुश मिश्रा को भी दान चोरी मामले में, चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये ट्रस्ट कर्मी के रूप में काम करता था और जो चढ़ावा और नकदी की गिनती का काम भी इसको सौंपा गया था। इसके घर से 12 लाख रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं और इसने भी कई प्रॉपर्टियां जो हैं वो बनाई हैं। 2 बच्चे हैं और पत्नी है। पत्नी यूपी की ये रहने वाली बताई जा रही है और यहाँ पर ये लोग अभी 5-6 दिन से परिवार में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। जिस तरह से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उसमें लवकुश मिश्रा भी शामिल था। यहाँ पे हमने आसपास के लोगों से बात की, उसने कहा कि यहाँ पर लवकुश मिश्रा रहता था किराए के घर में। कोई मकान मालिक उपाध्याय करके हैं जिन्होंने ये घर रेंट पर दिया हुआ था लवकुश मिश्रा को, जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। अयोध्या में सिया धाम बनाएंगे अखिलेश, योगी ने दिया गजब जवाब। एक तरफ चढ़ावा चोरों पर एक्शन शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा उन्हें मिल गया है। खबर है कि 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की एक बड़ी और निर्णायक मीटिंग ट्रस्ट को लेकर होगी और फिर इस्तीफे को लेकर इसमें बड़ा फैसला होगा। जबकि दूसरे मोर्चे पर सीएम योगी उन राम विरोधियों को आईना दिखाने में जुटे हैं जो चढ़ावा चोरी पर देश को गुमराह करने में जुटे हैं, जो अयोध्या में सनातनियों को सिया धाम का सपना दिखा रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था, नई सरकार बनाकर अयोध्या को बनाएं सिया धाम। इनका ड्रीम नेशन नहीं है, इनके लिए ड्रीम डोनेशन है और इसके तार कर्नाटक से जुड़े हैं। कर्नाटक में बैठे जो संगी साथी ठेके पे चुनाव प्रचारक और नकली वोटर भेजते थे, उनका इस बार भंडाफोड़ हो गया है। सुना है डोनेशन का सीधा तार कर्नाटक से भी जुड़ा है। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना
कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ। क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था क्या? उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। फुल प्रूफ होगा राम दरबार, नहीं बचेंगे रामद्रोही। आने वाले दिनों में चढ़ावा चोर और रामद्रोहियों को सबक सिखाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। राम दरबार का कायाकल्प करने के लिए बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज की छापेमारी सिर्फ नकदी बरामद करने तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि क्या कथित तौर पर चढ़ावे के पैसे से जमीन, मकान, फ्लैट, वाहन या फिर दूसरी संपत्तियां खरीदी गई हैं। परिवार के लोगों और करीबी रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पैसों के पूरे ट्रेल का पता लगाया जा सके। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने मंदिर के एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या कहें कि मानक कार्य प्रणाली का खुलेआम उल्लंघन किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि नोट गिनने वाले कमरों से सीसीटीवी कैमरे तक हटा दिए गए थे या फुटेज डिलीट कर दी गई थी। यहां तक कि हुंडी यानी कि दान पात्र की चाबियां इन आरोपियों के पास थी। ऐसी महाचोरी पर हमेशा के लिए ब्रेक लगाने के वास्ते राम मंदिर ट्रस्ट अब एक ऐसा फुल प्रूफ डिजिटल और फिजिकल सिक्योरिटी मॉडल लागू करने जा रहा है जिसके बाद परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अगर रामलला के मंदिर जैसी हाई सिक्योरिटी व्यवस्था में भी कथित तौर पर चढ़ावे में गड़बड़ी संभव है तो फिर आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या क्या बदलने वाला है। एसआईटी ने अपनी 20 पेजों की रिपोर्ट में जो सिफारिश की है उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। अब दान पात्र से लेकर नोटों की गिनती वाले कमरे तक केवल वही कर्मचारी जा पाएंगे जिनके पास बायोमेट्रिक एक्सेस और फेस रिकॉग्निशन अथॉरिटी होगी। अब सीसीटीवी कैमरे किसी लोकल सर्वर से नहीं बल्कि सीधे लखनऊ और ट्रस्ट के मुख्य डिजिटल सर्वर से लाइव क्लाउड पर जुड़े होंगे। कोई भी स्थानीय स्तर पर फुटेज डिलीट नहीं कर पाएगा। मंदिर में ऐसे स्मार्ट दान पात्र लगाए जा रहे हैं जो डिजिटल काउंटिंग मैकेनिज्म से पूरी तरह लैस होंगे। जैसे ही नोट या सिक्का अंदर जाएगा उसका वजन और अनुमानित डेटा तुरंत सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। नोटों की गिनती के लिए अब किसी भी घरेलू या निजी स्टाफ के बजाय सीधे देश के प्रतिष्ठित सरकारी बैंकों के अधिकारियों और प्रोफेशनल फॉरेंसिक ऑडिटर्स की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा प्रोफेशनल सीईओ की नियुक्ति की सिफारिश भी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। ट्रस्ट और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव पर विचार हो रहा है। कर्मचारियों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, कैश से बैंक तक एंड टू एंड ट्रैकिंग होगी, सरप्राइज ऑडिट और बाहरी ऑडिटर होंगे, एआई आधारित निगरानी और अतिरिक्त कैमरे होंगे। इनमें से कुछ कदम सिफारिशें हैं, अंतिम निर्णय नहीं है। अयोध्या पुलिस की टीमें जो है, एसएचओ अयोध्या की टीम जो है यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो दबिश देने के लिए पहुंची हुई है। अब देख सकते हैं पूरे दल बल के साथ। और जैसा कि अयोध्या के सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने भी न्यूज़ 18 इंडिया को इस बात की तस्दीक करी है कि आज जो 8 आरोपी हैं उनके घर पर दबिश दी जा रही है। उनके परिवार के सदस्यों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है क्योंकि अभी वो न्यायिक हिरासत में और 3 दिन के बाद उनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। जो जानकारी मिल रही है कि जो अविनाश शुक्ला है जिसका दान राशि को काउंटिंग रूम तक लाने गिनने का काम था, उसको लेकर यहाँ पर जो है एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बता रहे हैं कि यहाँ पर वो योगा केंद्र से जुड़ा हुआ था और उसको लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। और इसी तरह से जो 8 आरोपी, चाहे वो टीनू यादव की बात कर लें या इसके अलावा मनीष यादव की बात कर लें, करुणेश पांडे की बात कर लें, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की बात कर लें जो बैंक रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं, इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा के बारे में भी जानकारी ये बताई जा रही है कि अनुकल्प मिश्रा भी इसी कौशलपुरी का रहने वाला है, जहाँ पर उसने 40 लाख रुपए में एक घर खरीदा था एक सिंगर से। इसके अलावा उसका एक यहीं पर अयोध्या में एक गांव में भी पैतृक घर है जो उसके दादा से कल हमने न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की थी। उनका कहना था कि यहाँ पर उसने अप्रैल के महीने में एक बड़ी कथा का आयोजन किया था और जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से चंपत राय और कई स्थानीय नेता जो हैं उस कथा में शामिल हुए हैं। उसकी भव्यता से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितने लाख रुपए खर्च हुए होंगे। अयोध्या का राम राज्य ऐसा है, अपराधी कभी माफ नहीं होते, उनको सजाएं मिलती है। जल्दबाजी और राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जो जल्दबाजी और राजनीति करेंगे
वह भी दोषी जैसे होंगे। नरेश जी उत्तर प्रदेश में एक पूरी टर्म के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। उनको बताना चाहिए कि उस समय उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए क्या किया था। पूरे 5 साल में ना तो अयोध्या के दर्शन के लिए आए थे, ना अयोध्या में दर्शन देने आए थे। गैस हो, सोना हो या फिर कोई रेयर अर्थ हो, हम बहुत हद तक दूसरों पर निर्भर हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आपने देखा ही है कि हॉर्मूज बंद हो गया तो यहां पर हाहाकार मचा। नरेंद्र मोदी स्थिति को बदलने में अब जुट गए। वो ऐसे मेगा प्लान पर काम कर रहे हैं जिससे भारत की डिपेंडेंसी दूसरों पर कम हो। इसी मेगा प्लान के तहत जहां कहीं भी भारत को तेल का, सोने का या किसी अहम खनिज का खजाना हो सकता है, उसको लेकर अपनी गति भारत ने बढ़ा दी है। उस पर तेजी से काम हो रहा है। जैसे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जेम क्वालिटी हीरो की खोज ने एक संभावित डायमंड बेल्ट की उम्मीद जगा दी है, जिससे भविष्य में आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश में देश की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन की शुरुआत ने सोने के क्षेत्र में नई दिशा दिखा दी। इसके साथ ही समुद्र में तेल की खोज को लेकर समुद्र मंथन मिशन तेज हो गया है, ताकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन सके। खास बात यह है कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल संसाधनों को लेकर झगड़े बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने की दौड़ में, जो दिखाता है कि देश संसाधनों के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बड़ा दांव खेल रहा है। कुल मिलाकर यह सिर्फ खोज नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक और रणनीतिक भविष्य की बड़ी तस्वीर है। नरेंद्र मोदी के इस मेगा प्लान में क्या क्या शामिल है और वो कैसे होने जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए, सब समझ में आएगा। सेशल्स की धरती पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर सेशल्स में हैं, लेकिन ये सिर्फ पीएम मोदी की राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये भारत के उस मिशन का हिस्सा है जिसमें भारत हिंद महासागर से लेकर धरती के नीचे छिपे खजानों तक अपनी रणनीतिक और आर्थिक ताकत बढ़ाता जा रहा है। I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. पीएम मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये सम्मान बहुत चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है। इससे पहले ये सम्मान सिर्फ कुछ हस्तियों को ही मिला है। पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान भारत और सेशल्स के बीच गहरे संबंधों को भी दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने और लंबे समय तक पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में किए गए काम के लिए दिया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में मोदी को अब तक 3 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। इससे पहले मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र की FAO यानी एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन ने उन्हें एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 34 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। इससे पहले सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो सेशल्स की स्वतंत्रता की गोल्डन जुबली यानी 50वीं वर्षगांठ के मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने सेशल्स की संसद को संबोधित भी किया और दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। Honorable members, it is important to recall today that our friendship did not begin 50 years ago with the establishment of our diplomatic relations. It began much earlier. In August 1770,
1770। सेशल्स की संसद को संबोधित करना पीएम मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि है। दुनिया भर में भारत की आवाज बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 20 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। 2014 में उन्होंने 4 देशों की संसद को संबोधित किया। जून 2014 में भूटान की संसद, अगस्त में नेपाल की संसद, जबकि नवंबर 2014 को फिजी और ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित किया। 2015 में 5 देशों की संसद को संबोधित किया। मार्च 2015 में मॉरिशस और श्रीलंका की संसद को संबोधित किया। मई में मंगोलिया की संसद, नवंबर में ब्रिटेन की संसद और दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। जून 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया, जबकि जुलाई 2018 में युगांडा की संसद को पीएम मोदी ने संबोधित किया। जून 2019 में मालदीव की संसद, जून 2023 में फिर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। फिर नवंबर 2024 में गयाना की संसद को पीएम मोदी ने संबोधित किया। 2024 में उन्होंने फिर से 4 देशों की संसद को संबोधित किया। जुलाई में घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संसद को और नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया। Let us work together to ensure that future generation inherit ocean that are healthier, safer, and more abundant than those we enjoy today. Honorable members, the global south and especially the island nations are the most impacted by climate change. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के साथ में द्विपक्षीय बैठक की। मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसर की तलाश जारी रखेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच संपर्क और कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपने सफल अनुभव सेशल्स के साथ साझा करेगा। They play a vital role in safeguarding your own vast maritime domain as well as the wider Indian Ocean region. Our cooperation in maritime security, capacity building, hydrography, and maritime domain awareness reflects our shared commitment to a safer and more secure region. ये सिर्फ सेशल्स की यात्रा नहीं है, ये उस बड़े मिशन का पहला पड़ाव है जिसमें भारत हिंद महासागर से लेकर धरती के नीचे छिपे खजानों तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो बताती है कि भारत के लिए आने वाले दिन सिर्फ रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक तौर पर भी गेम चेंजर साबित होंगे। कैसे भारत आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर होगा, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो भारत के भविष्य की तस्वीर एकदम साफ कर देंगे। अभी भारत 100% डायमंड मतलब हीरा आयात करता है, लेकिन आने वाले वक्त में भारत खुद हजारों कैरेट हीरा खुद प्रोड्यूस करने की राह पर बढ़ता जा रहा है। भारत 85 से 90% तक क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल आयात करता है। तेल की खोज में भारत की सफलता से आयात निर्भरता कम होगी। हर साल हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा बचेगी। मिडिल ईस्ट संकट के दौरान भी भारत के हितों की रक्षा होगी। भारत में पहला प्राइवेट गोल्ड माइन शुरू हो चुका है।
घरेलू प्रोडक्शन कई 100 टन तक जा सकता है और इस लक्ष्य के हासिल करने के बाद भारत में सोने का आयात 30% तक हो जाएगा। हीरे की चमक, सोने का दम, समंदर के नीचे तेल की तलाश और एआई की नई रेस में अलग पहचान बनाता भारत। तस्वीरें 4 लेकिन कहानी 1। आर्थिक और आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर भारत महाशक्ति बनने में जुटा है। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन सदियों की लूट, विदेशी आक्रांता, आजादी के बाद राजनीतिक छलावा, सिस्टम में भ्रष्टाचार ने संसाधनों पर भारत की पकड़ को कमजोर कर दिया। लेकिन अब पीएम मोदी के मेगा प्लान से तस्वीर बदल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ऐसी खोज हो रही है जो आने वाले दिनों में भारत का चेहरा बदलने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है महासमुंद जिला और इस जिले से भारत के खनिज खोज में एक नई चमक जुड़ गई है। इस खोज ने देश के लिए एक बड़े डायमंड बेल्ट की संभावना को बड़ी ताकत दी है। महासमुंद के सरायपाली इलाके में मौजूद बलोदा बेल मुंडी डायमंड ब्लॉक में एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड को शुरुआती खोज में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज्वाइंट वेंचर ने 200 टन माल को प्रोसेस करके 1.22 कैरेट वजन के 5 हीरे खोजे हैं। ये बेहद पारदर्शी और चमकदार हीरे मिले हैं। इनका वजन 0.19 कैरेट और 0.06 कैरेट है, जिनका इस्तेमाल कीमती आभूषण बनाने में किया जा सकता है। इसके अलावा एक पीले रंग का 0.32 कैरेट का हीरा, 2 भूरे रंग के 0.59 कैरेट और 0.06 कैरेट के हीरे मिले हैं। इनका कटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन खोज में ये बेशकीमती चीज इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई। पीएम मोदी के मेगा प्लान के तहत इसके लिए अथक प्रयास किए गए। सर्वे और सैंपलिंग के बाद 500 मीटर के दायरे में हीरों की खोज के लिए खुदाई की गई। खुदाई के बाद मिले हीरों को मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड प्रोसेसिंग प्लांट के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हीरों की खोज भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे न सिर्फ हीरा कारोबार को मजबूती मिलेगी, बल्कि निवेश और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। माइनिंग एक्सपर्ट्स का दावा है कि शुरुआती सैंपलिंग के आधार पर महासमुंद के मिट्टी के नीचे बड़े और बेशकीमती हीरों का भंडार हो सकता है। आने वाले वक्त में इन खदानों से हजारों कैरेट हीरा मिल सकता है। हीरे की चमक ने जो रोशनी दी है, उसमें 4 चांद सोने की खोज ने लगा दी है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की चमक फिर वापस कैसे लौटेगी? इसकी कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के स्वर्णगिरी से। यहीं पर भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइनिंग शुरू हो चुकी है। स्वर्णगिरी से ही भारत की सोने की चमक 400 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसकी पूरी कहानी आगे आपको विश्लेषण में समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। आखिर उन्होंने क्यों कहा कि देश के लोगों को कम से कम 1 साल तक के लिए सोना नहीं खरीदना चाहिए? देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। भारत हर साल करीब 800 टन से ज्यादा गोल्ड यानी सोना आयात करता है। भारत अभी दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में शामिल है। सोने का बढ़ता आयात भारत के मुद्रा कोष पर एक बोझ की तरह है। लेकिन भारत में सोने के आयात के पीछे एक बड़ी वजह भी है। भारत में सोना एक धातु नहीं, ये एक संस्कार है। बच्चे के जन्म से लेकर के बेटी के ब्याह तक, ब्राह्मणों के दान तक में इसे शामिल किया जाता है।
लेकिन ये इसकी आधी कहानी है। ये न सिर्फ औरतों का सबसे प्रिय आभूषण है, बल्कि ये दौलत है जिसे हर हिंदुस्तानी अपनी मुश्किल के दिनों के लिए जमा करके रखता है, क्योंकि सोना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो पीएम मोदी के प्लान में इसके लिए एक बड़ा विजन भी है। आंध्र प्रदेश का स्वर्णगिरी गोल्ड माइन सालाना 400 किलो सोना उत्पादन की क्षमता रखता है। आने वाले दिनों में इसके उत्पादन को 20 से 50% तक बढ़ाने की योजना है। सोने की माइनिंग में जियो मैसूर सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, त्रिवेणी अर्थ मूवर्स और डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड जैसी कंपनियों को लगाया गया है। सोने की माइनिंग का प्लान करीब 508 हेक्टेयर एरिया में है, जिसमें करीब 400 करोड़ का खर्च आएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह सोने की माइनिंग शुरू हुई है वो 2000 साल से निष्क्रिय पड़ा था। मतलब आखिरी बार यहां सम्राट अशोक के शासनकाल में माइनिंग हुई। अभी तक भारत में सिर्फ हुट्टी गोल्ड माइन में ही सोने का उत्पादन होता था। ये माइन कर्नाटक के रायचूर जिले में है, जबकि सबसे पहले कोलार सोने की माइनिंग कोलार गोल्ड फील्ड में शुरू हुई थी, जो केजीएफ के नाम से मशहूर है। ये कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में मौजूद है, लेकिन 2001 में इस फील्ड में सोना खत्म होने के बाद इसे बंद करना पड़ा। अब भारत देश के अलग अलग हिस्सों में अपने संसाधन और ताकत को एक कर रहा है। स्वर्णगिरी गोल्ड माइन के शुरू होने से 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। सोने की माइनिंग में 80% स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा। इससे सिर्फ आंध्र प्रदेश सरकार को सालाना 57 करोड़ का राजस्व मिलेगा। ये प्रोजेक्ट भारत को सोने के आयात में आत्मनिर्भर स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने और रोजगार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन मोदी के मेगा प्लान में सिर्फ सोना और हीरे के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना नहीं, बल्कि दुनिया भर के निवेशकों को भारत में लाना है। दुनिया भर में इस समय युद्ध की टेंशन है। ईरान युद्ध की वजह से देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। ट्रेड वॉर अलग से चल रहा है, लेकिन भारत ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। भले राहुल गांधी यहां कह दे कि अभी देखना कितना संकट आएगा, लेकिन आप खुद देखिए कि भारत में कैसे निवेश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन लगा रही हैं। मैं आपको जरा इसका आंकड़ा बताता हूं। अगर आप इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो भारत में आज की डेट में निवेश करना चाहती हैं। जैसे 18 फरवरी अगर आप देखेंगे डेट और कंपनी का नाम और वो कितना निवेश करना चाहते हैं, अगर आपको ये भी बताऊं। बॉस लाइन लगी हुई है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं आपको। जैसे अगर आप देखिए 18 फरवरी 18/2/2026 गूगल ने ये कहा, कंपनी का नाम गूगल, और उसने कहा कि भाई हम भारत में निवेश करना चाहते हैं। कितना? 1,41,000 CR, 1,41,000 करोड़ गूगल कह रहा कि हम करना चाहते हैं। किसमें? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, एआई स्किल में। फिर अभी अगला महीना आया फरवरी के बाद 9 मार्च 9/3/2026 9 मार्च को एक कंपनी है ABB, ये जो है स्वीडिश कंपनी, ये कह रही है कि हम 707 करोड़ प्लस निवेश करेंगे भारत के अंदर। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग और R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर आया जून का महीना 5/6/2026 5 जून को, कंपनी का नाम है एयर ट्रंक। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ये भी कह रही है कि हम 2 लाख करोड़ रुपया, 2,80,000 करोड़ ये हम भारत में लगाएंगे। 80,000 करोड़। मैं कहने रहा हूं लाइन में लोग लगे हुए हैं, इनको सबको भारत में जो है अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 2030 तक 5 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाने का इनका लक्ष्य है। और सुनते जाइए, 17 जून को देखिए, 17 जून 2026 कंपनी है कनाडा पेंशन प्लान CPP, ये कह रही है कि हम 7,000 करोड़ प्लस जो है वो निवेश करेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर पर फोकस रहेगा। 18 जून अगले ही दिन 18 जून 2026 सेंट गोबेन, इसका तो नाम सुने होंगे, बड़ी कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है। ये सेंट गोबेन क्या बोल रही है भाई कि हम 10,000 करोड़ प्लस निवेश करेंगे भारत के अंदर, 10,000 CR प्लस। 25 जून बॉस
अभी 25 जून 2026 अमेज़न का नाम तो सबको पता है, यह कह रही है कि हम 4.5 लाख करोड़ रुपया जो है 4.5 लाख करोड़ प्लस निवेश करेंगे भारत के अंदर। काहे पे? एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मतलब आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, यार मुझे भी मौका दो, मैं भी पैसा भारत में निवेश करना चाहता हूं। और अगर आप इन सब को मिला दीजिएगा आज की डेट में, तो जून तक जो कुल निवेश का भारत के लिए मामला बन रहा है, जो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना चाह रही हैं, वो कुल निवेश कितना करना चाह रही हैं? 8.81 लाख करोड़, यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 9 लाख करोड़ रुपए का ये कंपनियां जो है वो निवेश करना चाहती हैं भारत के अंदर। तो साफ है कि आज की तारीख में भारत में इन्वेस्ट करने से अच्छा फैसला कोई है ही नहीं। मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध के दौरान भारत ने बड़ी सूझबूझ से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया। जब दुनिया में तेल संकट पैदा हुआ तो भारत ने तेल आयात के नए रूट बनाए, लेकिन अब भारत इससे एक कदम और आगे बढ़ने पर तेजी से काम कर रहा है। भारत सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने पायलट प्रोजेक्ट समुद्र मंथन, मतलब समंदर के अंदर तेल और गैस को खोजने पर काम शुरू कर चुकी है। इसका मकसद समंदर के अंदर खनिजों और ऊर्जा संसाधनों को खोजकर बाहर निकालना है। इसके लिए अगले 5 सालों में गहरे पानी वाले इलाकों में कुएं खोदे जाएंगे ताकि घरेलू स्तर पर तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने दावा किया कि अगले 1 से 1.5 महीने में मिशन समुद्र मंथन पर काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होते ही आर्थिक मोर्चे पर भारत की ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न सिर्फ समंदर की गहराइयों में तेल और गैस खोजे जा रहे हैं, बल्कि तेल संपन्न देशों में भी भारत बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। सरकार का वेनेजुएला जैसे देशों में निवेश का भी प्लान है। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पुराने नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। 2016 में HELP यानी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी लाकर के ब्लॉक्स की नीलामी को आसान बनाया गया। HELP के तहत OALP यानी ओपन एरियाज लाइसेंसिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, जिससे निवेशक अपनी पसंद के ब्लॉक चुन सकते हैं। अभी हाल ही में OALP 11 लॉन्च किया गया, जिसमें 21 ब्लॉक्स करीब 80,228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऑफर किए गए। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक ऊर्जा खोज का दायरा मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया जाए। इस नीलामी में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी ताकि इन प्रोजेक्ट्स का मेगा प्लान कारगर हो। सरकार का मिशन बिल्कुल साफ है। अगर दुनिया में किसी वजह से संकट पैदा हो तो इसका असर भारत पर ना पड़े। भारत अपनी जरूरतों को अपने स्तर पर ही पूरा कर सके और भारत तेजी से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करे। पाठशाला में अब अगला अध्याय। शहबाज मुनीर फंसे रह गए। ट्रंप ईरान के चक्कर में पीओके में आज तक की सबसे बड़ी बगावत हो गई क्या? सड़क पर पब्लिक, महिलाएं भी आजादी मांग रही। पाकिस्तान के टुकड़े होना तय हो गया है क्या? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर ताजा हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि उसने विरोध को दबाने के लिए सख्त कदम उठाते हुए दूध, आटा और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई तक रोक दी, जिससे आम लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। वहीं भारत ने भी इन प्रदर्शनों को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि पीओके में हो रहे विरोध के लिए खुद पाकिस्तान की नीतियां जिम्मेदार हैं और वहां के लोगों में बढ़ता असंतोष उसी का नतीजा है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके में हालात अब सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि ये मानवाधिकार, जरूरी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक दबाव जैसे बड़े मुद्दों में बदलते जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति और भड़कने की आशंका है।
पाकिस्तान से पूछा दहशतगर्द कौन है, कहेगा तुम दहशतगर्द हो। मसला जम्मू कश्मीर हमारा है, ये धरती हमारी है। तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उससे अगर हाथ मिला लें। अमेरिका और ईरान में सुलह कराने चला था पाकिस्तान। खुद अपने ही घर में हो गया बवाल। शहबाज मुनीर ने अपने ही मुल्क में लगा दी आग। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां बाहर की कूटनीति और अंदर की हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा तस्वीर पेश कर रही है। एक तरफ वो अमेरिका और ईरान जैसे दो बड़े वैश्विक खिलाड़ियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका अपना घर सुलग रहा है। पीओके में बगावत सड़कों पर है, बलूचिस्तान में आजादी के नारे गूंज रहे हैं, अंदरूनी अस्थिरता हर दिन गहराती जा रही है। सवाल ये है, जो देश खुद अपने नागरिकों के गुस्से को संभाल नहीं पा रहा, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थिरता और शांति की बात कैसे कर सकता है? दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती अब बाहर नहीं, उसके खुद देश के भीतर है, जहां आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अविश्वास और सैन्य दखल ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच फंसा ये पाकिस्तान सिर्फ कूटनीतिक खेल नहीं खेल रहा, बल्कि एक ऐसे दबाव में है जहां हर कदम उसे और कमजोर कर सकता है। और जब घर के अंदर आग लगी हो तो बाहर की सियासत सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। पीओके में 26वें दिन भी हालात बेकाबू। पाकिस्तान के तो तोते उड़ गए। पीओके में 26वें दिन भी हंगामा लगातार जारी है। मुजफ्फराबाद तक बड़े मार्च की तैयारी हो रही है। मुहर्रम के 3 दिन के ब्रेक के बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने फिर क्रूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। रात भर की छापेमारी में 28 कश्मीरी और 5 महिला एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी सरकार की नीतियों के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक 22 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 550 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आजादी की मांग कर रहे पीओके के बाशिंदों के खिलाफ आसिम मुनीर की क्रूर सेना आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुले इस मोर्चे का नेतृत्व कर रही आवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया है कि अब अगला बड़ा मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ होगा। कोटली के अंदर बिलखसूस कमोल के मुकाम पर पाकिस्तान की जो दहशतगर्द फोर्सेस हैं, उन्होंने हमारी माओ बहनों को असार में लिया हुआ है और उन दहशतगर्द फोर्सेस हैं उनको भी जो है वो कोटली के मुख्तलिफ इलाकों में बुलाकर इस वक्त कमोल के मुकाम पर, बलिया मल्ला, शाही मल्ला, मिलाद चौक के मुकाम पर हमारी खवातीन के जो इत्याजी मुजाहरे जारी हैं, उनको असार में रखा हुआ है। नेताओं ने साफ कहा कि यह आंदोलन अब रुकेगा नहीं, बल्कि और तेज होगा। रावलाकोट में एंटी मिलिट्री प्रदर्शन अब और तेज हो गए हैं और ये विरोध अब पाकिस्तान की सीमाओं को पार करके ब्रिटेन तक पहुंच चुका है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुआ। बर्मिंघम समेत कई शहरों में पाकिस्तानी दूतावासों के बाहर भीड़ जुटी। मीरपुर का दर्द अब पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। कोटली में 2 साल की एक मासूम बच्ची की मौत ने पूरे आंदोलन को और ज्यादा भड़का दिया है। आरोप है कि सुरक्षा बलों की गोलीबारी में बच्ची की जान चली गई। ख्वाजा बाजार इलाके में अपने ही घर में मारी गई इस बच्ची की तस्वीरें अब पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का प्रतीक बन चुकी हैं।
इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच कश्मीरी महिलाएं खुलकर सामने आई हैं और अब आजादी की मांग करने लगी हैं। ये इंटरनेट बंद है हमारा मुकम्मल, तो इन लोगों ने, अगर ये सच्चे हैं, अगर ये ठीक है, तो इंटरनेट ऑन करें ना। इंटरनेट क्यों बंद किया हुआ है इन्होंने? अवाम से उनके हकूक के बारे में जाने ना। ये हमें दबा रहे हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह हम कमजोर नहीं होंगे। 27 से 28 जून की दरमियानी रात सुरक्षा बलों की कार्रवाई अपने चरम पर रही और अब आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना सीधे नागरिकों को निशाना बना रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार में ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग पीओके के बाशिंदों को असली कश्मीरी तक मानने को तैयार नहीं। बताएं कि रावला कोट और साथ धीर कोट या एक दो इस किस्म की जगह से कहाँ आज़ाद कश्मीर रावला कोट तो नहीं है। मैं तो वैसे भी सॉरी फॉर सेइंग, मैं रावला कोट वालों को एडा लंबा चौड़ा कश्मीरी मानता भी नहीं है। यही मीरपुरियों का हाल है। युद्ध रुकवाने के चक्कर में घर में बवाल हो गया। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है। एक तरफ वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश में लगा है। जनरल असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फुटेज चाहिए, लेकिन उसी वक्त उसके घर में बगावत की आग भड़क चुकी है। पीओके में शुरू हुआ आंदोलन अब सिर्फ महंगाई, बिजली और आटे का मुद्दा नहीं रहा, अब ये पाकिस्तान के खिलाफ खुला विद्रोह बन चुका है। लोग सड़कों पर हैं, नारे गूंज रहे हैं, आजादी चाहिए, पाकिस्तानी फौज वापस जाओ। और इस बगावत को दबाने के लिए जिस तरह दूध, आटा और दवाइयों तक की सप्लाई रोकी गई है, उसने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। पीओके में 26 दिन से लगातार उबाल, आर्थिक मुद्दों से शुरू हुआ आंदोलन अब राजनीतिक विद्रोह में तब्दील हो चुका है। कश्मीरियों के साथ एक्टिविस्ट भी पाक आर्मी के निशाने पर हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट जारी है, मुजफ्फराबाद मार्च की तैयारी है। इतना ही नहीं, इस पूरे बवाल के बीच पाकिस्तान में एक और कहानी गढ़ी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जनरल असीम मुनीर को मारने की साजिश रची थी। आजकल पाकिस्तान में इस बात से हड़कंप मचा है कि मुनीर को कोई मारने वाला है। एक पत्रकार ने यह दावा करके खलबली मचा दी कि इजराइल ने मुनीर को मारने का ऑर्डर दे दिया था और इस मिशन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद लग भी गई थी। लेकिन यह बात किसी को हजम नहीं हुई, क्योंकि मोसाद अगर कुछ ठान ले तो वो कर ही देती है। मोसाद कोई प्लान बनाए और वो नाकाम हो जाए, ऐसा अक्सर नहीं होता। इसलिए अब कहा जा रहा है कि कहीं मुनीर अपनी छीछा लेदर पर पर्दा डालने के लिए प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहा। मुनीर ये नैरेटिव खुद सेट करने में जुट गया कि युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से वो इजराइल के निशाने पर आ गया है और स्विट्जरलैंड में ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसे निपटाने का प्लान तैयार कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने प्लान को इंटरसेप्ट कर लिया। सवाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को लेकर हो रहे हैं, दावों पर है, क्योंकि मुनीर की जिस खुफिया एजेंसी को इसकी भनक नहीं लग पाती कि पीओके में आजादी की जंग छिड़ रही है, मुनीर की जिस खुफिया एजेंसी तहरीके तालिबान के होने वाले अटैक का पता नहीं लगा पाती, मुनीर की जो खुफिया एजेंसी बलोच आर्मी के हमलों की प्लानिंग और महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद होने वाले बवाल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाती, मुनीर की जिस 2 कौड़ी की खुफिया एजेंसी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से होने वाले मिसाइल अटैक की भनक नहीं लग पाई, जिसकी दहशत से मुनीर को बंकर में छुपना पड़ गया था, वो खुफिया एजेंसी ये जान गई कि मोसाद जो है वो मुनीर को मारने के लिए जो है वो प्लान बनाए बैठा है। उस मोसाद को जिसका बड़े बड़े देश इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, जिसके प्लान को, जिस मोसाद ने ईरान में घुसकर उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई को ढेर कर दिया, ईरान में घुसकर हमास चीफ को ढेर कर दिया, अलग अलग देशों में कई ऑपरेशंस को सफलता से अंजाम दे दिया। आपको याद होगा वो पेजर बम फोड़ा था, उस मोसाद की प्लानिंग को मुनीर और उसकी खुफिया एजेंसी इंटरसेप्ट कर लिया। ढोंढनेवाला पीट रही कि बाप रे मुनीर कितना महान है कि देखो उसको मारने के लिए आ रहे थे ये लोग। माना जा रहा है कि ये साजिश वाला सारा प्लान मुनीर ने ही तैयार किया होगा,
क्योंकि ना तो अमेरिका ईरान युद्ध में बिचौलिया बनकर उसकी दाल गल पाई, ऊपर से अपने घर में ही वो बुरी तरह से घिरता दिख रहा है। पीओके में आजादी की जंग छिड़ चुकी है। मुनीर की सेना के अत्याचारों से लोग परेशान, अब पाकिस्तान से अलग होने की मांग करने लगे हैं। मुनीर की सेना प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं जान की बाजी लगाकर, और आजादी तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। कौमों के दरमियान तकसीम होती है तो वो कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन जब कौमों के दरमियान तकसीम खत्म हो जाती है, जब कौमें एक चार्टर ऑफ डिमांड और अपने हकूक की खातिर इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर उनके सबर और जज्बे को कोई कुव्वत जो है वो हरा नहीं सकती। पीओके में आंदोलन 2023 में शुरू हुआ था, बिजली, आटा और महंगाई के मुद्दे से, लेकिन 2024 में ये हिंसक टकराव में बदला। 2025 में ये मामला और ज्यादा भड़क गया और अब 2026 में ये सीधे पाकिस्तान के कंट्रोल को चुनौती दे रहा है। हजारों लोग सड़कों पर हैं, महिलाएं, बच्चे, पूरा समाज इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। बलूचिस्तान से पूछो दहशतगर्द कौन है, वो तुम्हारे लिए कहेगा तुम दहशतगर्द हो। बलूचिस्तान में भी हालात बेकाबू। दूसरे मोर्चे पर पिट गए शहबाज मुनीर। सिर्फ पीओके ही नहीं, बलूचिस्तान में भी हालात बेकाबू हैं। बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया। बलोच अधिकारों की मुखर आवाज मानी जाने वाली महरंग बलोच के समर्थन में अब दुनिया भर के मानवाधिकार और राजनीतिक संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान में लोग खुलकर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं और मुनीर को 1971 की याद दिला रहे हैं, जब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें